हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है ऑलरेडी नोट्स आपको भेजे हैं। टॉपिक है बच्चे इंट्रॉपी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना है। सबसे पहले जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आपको वो समझना है। वो समझोगे तो इंट्रॉपी समझ जाओगे। सिंपल समझना है आपको। बच्चे क्या है कि मान लो आप अपने क्लासरूम में बैठे हुए थे, सारे बच्चे एक प्रॉपर तरीके से बैठे हुए थे। ये बैठे हुए थे बच्चे, एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं अपनी क्लासरूम में। यहाँ पे ये बच्चे इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे टीचर खड़ा हुआ है और वो आराम से बैठे हुए हैं। कुछ टाइम के बाद क्लास ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे जो टीचर था ये क्लासरूम से बाहर चला गया। अब यहाँ पे टीचर नहीं है, तो क्या होगा आप बेहतर बता सकते हो कि पहले जो आप आराम से बैठे हुए थे, आप उठोगे, यहाँ से यहाँ चले जाओगे, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ से यहाँ, तो वो एक जगह पे जो बैठे हुए थे वो फैल जाएंगे। तो कहने का क्या मतलब है कि पहले जो स्टूडेंट थे वो एक प्रॉपर ऑर्डर में बैठे हुए थे। किसमें बैठे हुए थे? ऑर्डर में, एक प्रॉपर तरीके से बैठे हुए थे। लेकिन अब जब टीचर बाहर चला गया तो यही स्टूडेंट अपनी जगह पे छोड़ के, यहाँ से अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले गए बातें करने के लिए। तो पहले ऑर्डर था, जब टीचर चला गया तो क्या हो गया? डिसऑर्डर हो गया। ठीक है, इसी डिसऑर्डर को हम दूसरा वर्ड यूज करते हैं, रेंडमनेस, या हम कहते हैं डिसऑर्डरनेस या कहते हैं रेंडमनेस। अब आपकी क्लास में जब टीचर चला गया तो आपने कितना शोर किया, कितना डिसऑर्डर किया, कितनी रेंडमनेस की, अपनी जगह को छोड़ के हल्ला गुल्ला मचाया, शोर मचाया, डिसऑर्डर किया, कितना किया। उस मैयर को, उस डिसऑर्डर को नापने के लिए, उस रेंडमनेस को मापने को ही हम एंट्रोपी कहते हैं। ठीक है, अब हम केमिस्ट्री वाली एग्जांपल देते हैं। मान लो ये एक हमारे पास सिस्टम है, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स हैं, इसके एटम्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। अगर तो ये बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हैं, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हैं जैसे कि सॉलिड के अंदर, तो इनके पास हिलने की भी जगह नहीं है। मीन्स इनमें एक प्रॉपर ऑर्डर है। लेकिन अगर हम लिक्विड को देखें या गैस को देखें तो इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। तो क्या करेंगे? इनके पास घूमने की जगह, ये मॉलिक्यूल इसके साथ टकराएगा, कोलाइड करेगा, ये इसके साथ कोलाइड करेगा, ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ कोलाइड करेगा। तो सॉलिड के अंदर ऑर्डर था, लेकिन लिक्विड और गैस के अंदर क्या है? डिसऑर्डर, या हम उसको कहेंगे रैंडमनेस है, या हम कहेंगे डिसऑर्डरनेस है। इसी डिसऑर्डरनेस को, कि कितना डिसऑर्डर है, कितना रैंडमनेस है, उसी को हम इंट्रोपी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रोपी। तो हम कहेंगे सॉलिड के अंदर ऑर्डर है, मतलब डिसऑर्डरनेस नहीं है, तो हम कहेंगे इंट्रोपी ज़ीरो है सॉलिड के अंदर। सॉलिड के अंदर इंट्रोपी क्या है? ज़ीरो है। लेकिन लिक्विड और गैस के अंदर डिसऑर्डरनेस ज़्यादा हो रही है, तो हम कहेंगे कि सॉलिड और लिक्विड के अंदर इंट्रोपी की कुछ ना कुछ एक वैल्यू है, एक स्पेशल वैल्यू है। कितनी डिसऑर्डरनेस हो रही है, कितनी रैंडमनेस हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं? इंट्रोपी कहते हैं। अब नोट्स पे क्या कहता है समझना है बच्चे, कि इंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ ए सिस्टम। वही जो मैंने कहा कि एक सिस्टम के अंदर कितना डिसऑर्डर हो रहा है, कितनी रैंडमनेस हो रहा है, जब हम उसको नापते हैं तो एक स्पेशल प्रॉपर्टी के अंदर नापते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इंट्रोपी कहते हैं। बच्चे इंट्रोपी आपको समझ आना चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक सिस्टम के अंदर कितनी डिसऑर्डरनेस हो रही है,
कितनी रैंडमनेस हो रही है, उसको एक स्पेशल चीज़ में नापा जाता है, एक प्रॉपर्टी में नापा जाता है। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? एंट्रोपी कहते हैं। ठीक है। फिर आगे ये कहता है ग्रेटर द रैंडमनेस हायर इज द एंट्रोपी, कि जितना डिसऑर्डरनेस ज़्यादा होगा, रैंडमनेस का मतलब क्या हो गया? डिसऑर्डरनेस, कि जितना डिसऑर्डरनेस ज़्यादा होगा उतनी इंट्रॉपी भी ज़्यादा होगी। भाई जब इंट्रॉपी चीज़ ही यही है कि कितना किसी चीज़ के अंदर रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस है, उसको हम नापते हैं इंट्रॉपी से। तो जब रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस ज़्यादा होगी तो इंट्रॉपी की वैल्यू भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है कि सॉलिड स्टेट हैज़ द लोवेस्ट इंट्रॉपी, कि सॉलिड के अंदर लोवेस्ट इंट्रॉपी है, इवन हम कह सकते हैं सॉलिड की इंट्रॉपी 0 है। ठीक है। एंड गैसेस स्टेट हैज़ द हाईएस्ट इंट्रॉपी एंड लिक्विड स्टेट हैज़ द इंट्रॉपी इन बिटवीन द टू, जो कि अभी मैंने बताया फर्स्ट यूनिट में। कुछ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दी थी और वहाँ भी इंट्रॉपी बताया था। चलो जिन्होंने नहीं पढ़ा देख लो कि ये सॉलिड है, जैसे कि आइस है, ये सॉलिड फॉर्म में है। इस आइस को जब हमने हीट किया तो ये बन गया किस में? वाटर में, लिक्विड फॉर्म में, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थोड़े दूर हो गए। फिर से हमने हीट किया तो ये कन्वर्ट हो गया किस में? वाटर वेपर्स में, वाटर वेपर्स में, ये वी लिख रहा हूँ मैं। और ये कन्वर्ट हो गया किस में? गैस में। वाटर वेपर्स गैसेस फॉर्म में होते हैं, तो इसमें मॉलिक्यूल्स और दूर दूर हैं। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल ये टाइटली पैक हैं, तो इनको ये एक प्रॉपर ऑर्डर में है, इनमें कोई भी डिसऑर्डर नहीं है। तो इसमें हम कहेंगे कि लोवेस्ट एंट्रोपी है, कि इनमें डिसऑर्डरनेस जो है वो बहुत कम। अगर हम लिक्विड और गैस को देखें तो गैस में जगह ज़्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा घूम सकते हैं, ज़्यादा डिसऑर्डरनेस हो सकती है एज कंपेयर टू लिक्विड। तो लिक्विड में गैस में सबसे ज़्यादा इंट्रॉपी होती है, फिर किस में होती है? लिक्विड में, और सबसे कम किस में होती है? सॉलिड। समझ गए आप? एंट्रोपी इज द, कि कितनी किसी चीज़ के अंदर रैंडमनेस है, कितना डिसऑर्डरनेस है, उसको हम क्या कहते हैं? एंट्रोपी कहते हैं। सॉलिड के अंदर सबसे कम, लिक्विड के अंदर उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा जो एंट्रोपी होती है वो गैस के अंदर होती है। ये याद रखना। एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन, ये याद रखना है। और जब एंट्रोपी चेंज होती है उसको हम कहते हैं एंट्रोपी चेंज। जैसे अभी मैंने क्या बताया कि आइस थी, आइस को हमने हीट किया तो किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर वेपर्स में, वाटर वेपर्स को वाटर में, और वाटर को हमने हीट किया तो वो कन्वर्ट हो गया किस में? वाटर वेपर्स में। तो ये आइस सॉलिड में थी, लिक्विड वाटर लिक्विड में था, और वाटर वेपर्स गैस में थी। तो सॉलिड की इंट्रॉपी बहुत कम थी, लेकिन जब हम सॉलिड से लिक्विड में आए तो इंट्रॉपी चेंज हुई, इंट्रॉपी बढ़ गई। फिर जब हम लिक्विड से गैस में आए तो और इंट्रॉपी बढ़ गई। ये जो इंट्रॉपी बढ़ रही है इसको हम क्या कहते हैं? इंट्रॉपी चेंज। इसको हम इंट्रॉपी चेंज कहते हैं। अब देखना है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, इंट्रॉपी को बच्चे हम डिनोट करते हैं एस से, कैपिटल एस, याद रखना है। इंट्रॉपी इज डिनोटेड बाय एस। याद रखना है, जहाँ भी आप थर्मोडायनेमिक्स में एस देखो मीन्स कि ये बात कर रहा है कि ये क्लास वाली एग्जांपल याद रखनी है कि जब सर क्लास से गए, एस मीन्स सर, के जब सर क्लास में से गए तो बच्चे अपनी जगह पे नहीं बैठे, वो घूमना शुरू हो गए, मतलब डिसऑर्डरनेस होगी, रैंडमनेस होगी। अब कितनी डिसऑर्डरनेस और कितनी रैंडमनेस हुई उसी को हम क्या कहते हैं? इंट्रॉपी, और इसको हम डिनोट करते हैं एस से। और इंट्रॉपी चेंज जो होती है इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा एस से। एस मीन्स इंट्रॉपी एंड डेल्टा मीन्स चेंज। अब मान लो कि हमने आइस को जो सॉलिड फॉर्म में थी इसकी इंट्रॉपी को हमने डिनोट कर लिया S1 से।
इंट्रोपी ऑफ सॉलिड। आइस को हमने हीट किया तो ये कन्वर्ट होगी किसमें, वाटर में। वाटर किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, तो इसकी इंट्रोपी बढ़ गई। इसको हमने डिनोट किया S2 से। S2 इज द इंट्रोपी ऑफ लिक्विड, S1 इज द इंट्रोपी ऑफ सॉलिड। मीन्स ये S1 इज द इनिशियल स्टेट। अगर हम रिएक्शन के हिसाब से देखें तो ये इनिशियल है, मीन्स फर्स्ट पोजीशन है, और जब ये कन्वर्ट हुई तो ये इसकी फाइनल है। तो एंट्रोपी चेंज कितनी हुई, एंट्रोपी चेंज जो हुई उसको हमने डिनोट किया डेल्टा S से। एंट्रोपी चेंज कितनी हुई वो देखना है। तो हम देखेंगे कि जो फाइनल एंट्रोपी है S2 माइनस जो इनिशियल एंट्रोपी है S1, जब हम ये करेंगे इसका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास एंट्रोपी चेंज निकल जाएगा कि कितनी एंट्रोपी चेंज हुई। मान लो आइस की एंट्रोपी कम होती है, मान लो इसकी एंट्रोपी थी 5, अज्यूम कर लेते हैं। लिक्विड में एंट्रोपी ज़्यादा होती है, मान लो इसकी एंट्रोपी क्या है 10। तो डेल्टा S एंट्रोपी चेंज कितना हुआ, S2 क्या है 10 माइनस S1 क्या है 5, तो 10 माइनस 5 कितना हुआ, डेल्टा S इज इक्वल टू 5। 10 माइनस 5, डेल्टा S इज इक्वल टू S2 माइनस S1। S2 हमारे पास लिक्विड की थी 10 और सॉलिड की मान लो 5। 10 माइनस 5 5, तो टोटल जो एंट्रोपी चेंज हुई उसको हमने डेल्टा S से डिनोट किया, और उसका जनरल फार्मूला क्या है, डेल्टा S इज इक्वल टू S2 माइनस S1। ये समझना है। यही आगे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। बता चुका हूँ मैं स्टेट फंक्शन क्या होता है, कि इसकी जो वैल्यू होती है द चेंज इन इट्स वैल्यू ड्यूरिंग अ प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एंट्रोपी चेंज। और जो चेंज होती है एंट्रोपी की वैल्यू उसको हम एंट्रोपी चेंज कहते हैं। ये बता चुका हूँ। डेल्टा S इज इक्वल टू S2 माइनस S1। S2 इज द एंट्रोपी ऑफ द फाइनल स्टेट, S1 इज द एंट्रोपी ऑफ इनिशियल स्टेट। और अगर हम रिएक्टेंट के हिसाब से देखें तो मान लो A प्लस B जुड़ के क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट AB। दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। तो इसकी एंट्रोपी जो थी उसको मान लिया हमने S1, तो इसकी एंट्रोपी क्या है S2। तो टोटल हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा S इज इक्वल टू S2 माइनस S1। और की एंट्रोपी प्रोडक्ट की समीशन ऑफ S मीन्स एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट, समीशन मीन्स सम ऑफ कि जितना प्रोडक्ट में सारे मॉलिक्यूल हैं उन सब की एंट्रोपी माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। जब एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट से एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट को हम माइनस करेंगे तो टोटल एक रिएक्शन के अंदर जितनी एंट्रोपी चेंज हुई वो निकल जाएगी हमारे पास। ठीक है, और बाकी ये एंट्रोपी चेंज के कुछ यूनिट्स दिए हुए हैं, ये यूनिट्स आपको नोट डाउन करने। थैंक यू।